तो हम चलते हैं इस टॉपिक के पीवाईक्यूज पे जो पिछले कुछ वर्षों में यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है और भी किसी एग्जाम का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो भी हम देख लेंगे। पहला था, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी का है, 2022 का है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में इसका ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो हमारे किरण रिजिजू हैं। कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र नहीं, बिल्कुल नहीं। पीत पुस्तिका भी नहीं है, नीली पुस्तिका भी नहीं है। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र वो होता है जिसमें मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल अपने कार्यों को बताती है, उसका विवरण देती है, उसे श्वेत पत्र बोलते हैं। 2008 में पूछ रखा है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? एक गोपाल स्वामी अयंगर, ये याद ही कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें ऐसी है जिनको आप याद कर लो। गोपाल स्वामी अयंगर की अध्यक्षता में एक वो समिति बैठी थी जिसके रिपोर्ट्स में संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कल ही बताया, मतलब आज ही क्लास में बताया हूँ आपको, लोकसभा के प्रति। संसद के प्रति नहीं, अगर कभी संसद आ जाए आप मार के मत आ जाना, संसद में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और राष्ट्रपति भी आते हैं, ठीक है। संसद कहीं मत मारना, हाँ, याद रहेगा। गुड। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति, है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति है? जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है तो उसके बाद क्या होता है, ये पूछ रहा है इसमें। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, कहीं से लॉजिकल ही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। सही स्थिति नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछा? नहीं है, तो कायदे से ऑप्शन तो ए ही सही हो जाएगा। लेकिन आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ और नई चीज़ें जानने को मिल जाए, क्या पता यही ऑप्शन अगले पेपर में आपका क्वेश्चन हो जाए। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। हाँ, राष्ट्रपति कर सकते हैं, बिल्कुल। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ये भी सही बात है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी, ये भी सही बात है। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो ऐसा करेगी। तो क्या हो गया? राष्ट्रपति शासन वासन कोई लागू नहीं होगा, फालतू की बातें हैं सब। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? देखिए, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसका जो रियल आंसर है स्वतंत्र मंत्रालय की बात कर रही है, तो रियल में ये 2006 में हुआ था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन वो नहीं थे। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन, देखिए उप प्रधानमंत्री, अब मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपका सॉरी। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ना उसका कहीं संविधान में विवरण है, ना संसदीय व्यवस्था में कहीं उसका विवरण है। उप प्रधानमंत्री एक राजनीतिक बोल सकते हैं आपके, एक राजनीतिक पद है। राजनीतिक पद से मतलब कि जब, और ये मेनली कोalition में जो गवर्नमेंट होती है उसकी उपज है, जो बहुदलीय सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है, मेनली उसकी उपज है। होता क्या है कि 2-3 पार्टी बन के मिल के कोई सरकार का गठन की। अब हर पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं वो बहुत प्रभाव रखते हैं, तो ऐसे में सभी को संतुष्ट करने के लिए एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री के नीचे 2-3 उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित हों तो उनके कार्यभार ये संभालेंगे। ऐसे इसका कहीं कोई विवरण नहीं है, बस एक राजनीतिक पद है, आप ध्यान में रखना। तो देखते हैं कि मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बिल्कुल गलत बात है, मैंने अभी आपको बताया। संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, हाँ ये हो सकता है, इसको छोड़ दे। 44वें संशोधन, बिल्कुल नहीं। 50 संशोधन तो होगा ही नहीं क्योंकि संविधान में नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही कूट चुनिए। चलिए चुन लेते हैं। 2007 में यूपीएससी ने पूछा था, 2021 में यूपीपीसीएस ने पूछ लिया। ये बोला हम क्यों पीछे रहेंगे भाई। कथन है कि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। राज्यसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होगी भाई, वो बस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन तो आंसर तो यहीं से भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरा देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, बिल्कुल सही बात है।
क्या हो जाएगा, कथन गलत है, कारण सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा? लोकसभा से, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे के मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने दिन का मैंने आपको बताया था? 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट कथन कारण है, चलिए देखते हैं। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, सही बात है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी सही बात है। क्या जस्टिफाई करता है? मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। नहीं यार, मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो मंत्री है या मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोक सेवक से उनका लेना देना थोड़ी है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन जस्टिफाई नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? यहाँ पे आप फंस सकते हो। ये पूछ रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, ये नहीं पूछा कि मंत्रिपरिषद के लिए रखा जाएगा। देखते हैं ऑप्शंस। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद क्यों रखेगी? वो खुद अपना सरकार क्यों गिरवाएगी भाई? कोई लॉजिक नहीं है। भर्त्सना प्रस्ताव, ये भी मंत्रिपरिषद नहीं रखेगी, खुद अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगी? नेक्स्ट स्थगन प्रस्ताव, ये भी मंत्रिपरिषद नहीं रखेगी। विश्वास प्रस्ताव, हाँ ये मंत्रिपरिषद को रखना पड़ेगा जब लोकसभा अध्यक्ष इनको बोलेंगे कि संसद के पटल पे आप अपना बहुमत साबित करिए, तो उसके लिए लोग विश्वास प्रस्ताव ही लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई मंत्री जो 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, या संविधान के किस अनुच्छेद में? मैंने आपको बताया था आर्टिकल 75(5) में है, ऑप्शन नंबर ए। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? फंस गए होंगे आप, बिल्कुल फंस गए होंगे, मुझे पता है। अब देखिए, भारत का प्रधानमंत्री इज अ पार्ट ऑफ मंत्रिपरिषद। इसका पार्ट है मंत्रिपरिषद। अब जो मंत्रिपरिषद है उसके हर एक मंत्री सामूहिक रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री भी किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल एक ऑप्शन में नहीं है, आगे भी देख लेते हैं। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, हाँ ये भी सही बात है, संवैधानिक बाध्यता है। तो अनुच्छेद 75(3), हाँ ये तो इस बात ही इसी की करता है, इनके उत्तरदायित्व की। 74(3) नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 1, 2, हाँ ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया फिर से देख लेना, ठीक है? 2 बार 3 बार 5 बार जितना बार देखना पड़े देख लो, बस दिमाग में बिठा लेना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे PYQ से ही। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, सही बात है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये चीज़, मतलब बताया था। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, सही बात है। अब वो देख लेते हैं कि जस्टिफाई करता है कि नहीं। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, बस नेक्स्ट नहीं, यहीं पर समाप्त। तो आज हमने देखा मंत्रिपरिषद, उसके PYQs देखे कैसे काम करती है, वो देखे। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है ये हमने देखा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर लेना और कुछ प्यारे कमेंट्स कर लेना। कुछ डाउट हो तो भी कमेंट कर लेना, हम तो हैं ही आपका रिप्लाई देने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।